क्या हो अगर तुम्हारी अपनी खून की रिश्तेदारी तुम्हें फंसाने की साजिश रचे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अपनी मेहनत से कमाया हुआ सपना पूरा किया। मेरी कहानी सुनो, जहां मेरी रिश्तेदारों की जलन और नफरत ने मुझे और मेरी बीवी को ऐसी जाल में फंसाया कि मेरे हाथ में उनकी जिंदगी की डोर आ गई। मेरी रिश्तेदारी ने मुझे और मेरी बीवी राधिका को जबरदस्ती एक फैमिली गेट टुगेदर में बुलाया, सिर्फ इसलिए ताकि वो मुझे कत्ल के इल्जाम में फंसा सकें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी की चाबी मेरे हाथ में आ जाएगी। जब से मैंने राधिका से डेटिंग शुरू की, हमारे परिवारों में जंग छिड़ गई। राधिका यार एकदम देसी सपनों की मल्लिका थी, गोरी चिट्टी, पौश मोहल्ले में 4 मंजिला कोठी और एक प्यारा सा कुत्ता मैक्स। मैं रमेश एक गरीब देसी परिवार से जो मेहनत मजदूरी करके ऊपर उठा। उनके घरवाले मुझे देखकर नाक भौं सिकोड़ते थे। लेकिन राधिका मेरी जान थी, तो मैंने उनके दिल जीतने की ठान ली। सालों तक उनके भतीजों भांजों के लिए ढेर सारे तोहफे, फूलों की टोकरियां और उनके नेटफ्लिक्स का बिल चुकाने के बाद आखिरकार वो मेरी और राधिका की शादी के लिए राजी हुए। लेकिन मेरी फैमिली, वो राधिका को गोरी मेम कहकर चिढ़ाते थे। मैंने टकराव से बचने के लिए फैमिली फंक्शंस में जाना कम कर दिया। लेकिन एक बार गर्मियों में मम्मी ने इतना इमोशनल ड्रामा किया कि मैं और राधिका उनके यहाँ बारबेक्यू पार्टी में चले गए। 12:03 पर पहुंचे, बस 3 मिनट लेट, और तभी से सबकी भवें तन गईं। मेरी बहनें रानी और पूजा तपाक से बोली, अरे लगा था तुम्हारी गोरी मेम हमारे देसी जलसे में नाक चढ़ाकर नहीं आएगी। राधिका की आंखें भर आईं और मैंने बहनों को 2 टूक सुनाया, भागो यहाँ से। उनके पति संजय और विक्रम बस आंखें फेर कर हंस रहे थे। बच्चों की वजह से मैंने थप्पड़ नहीं जड़ा, वरना। खैर, हमने ठंडी मोहितो पकड़ी और खुशी ढूंढने की कोशिश की। तभी पापा अपने जकूजी में बैठे चिल्लाए, शाबाश बेटा, गोरी मेम को पकड़ लिया। और बच्चे भी नहीं, स्मार्ट मूव। राधिका की हालत देखकर मुझे लगा वो रो पड़ेगी, पर वो दिखावे में मुस्कुराती रही। पहले तो मैं राधिका को लेकर भागना चाहता था, लेकिन उसने जिद की, रहने दे, मैं ठीक हूँ, तुम तो जानते हो, बीवी खुश तो जिंदगी खुश। सो हम रुक गए। लेकिन 45 मिनट बाद माहौल और गर्म हो गया। रानी का बेटा दीपक और पूजा की बेटी रिया पूल के किनारे धक्का मुक्की का खेल शुरू कर चुके थे। हम दोनों नशे में धुत थे, सनबेड पर लेटे हुए। तभी देखा, वो एक 60 साल की गोरी चाची को निशाना बना रहे थे, जो पूल के पास खड़ी थी। बच्चों ने उसे धक्का दिया, वो लड़खड़ाई, पर सिर्फ घुटनों तक भीगी। वो गुस्से में चली गई और मेरी फैमिली ठहाके मारकर हंसने लगी। संजय अपनी मोटी तोंद हिलाते हुए चिल्लाया, देखा उस गोरी चाची का बुरा सा मुंह। मुझे गुस्सा तो आया, पर राधिका ने फिर जिद की कि वो मजे ले रही है। मैंने सोचा, ठीक है, चलो। लेकिन कुछ मिनट बाद सब उलट पुलट हो गया। मैं पूल के पास खड़ा किसी से गप्पे मार रहा था, तभी कोने की नजर से देखा 3 बच्चे, दीपक, रिया और एक और भतीजा, पूरी स्पीड से मेरी तरफ दौड़ रहे थे। उनका अगला शिकार मैं था। मैंने आखिरी पल में साइड हट लिया और तीनों धड़ाम से पूल में जा गिरे। चीखें, चिल्लाहट और हंसी, मैं और राधिका भी हंस पड़े। लेकिन मेरी नशे में धुत बहनें भड़क गईं। रानी चीखी, दीपक और पूल की तरफ भागी। पूजा भी चिल्लाई, रिया तो तैरना नहीं जानती। अरे भाई, पूल पार्टी में स्विमसूट पहनकर आए बच्चे, और तैरना नहीं आता। मैं सड़क के कपड़ों में था, फोन जेब में, तो पीछे हट गया। संजय और विक्रम, जो अभी तक हंस रहे थे, अब कपड़े समेत पूल में कूद पड़े। बच्चे ड्रामे में चिल्ला रहे थे, मानो मर गए हों, हालांकि वो बस कुछ सेकंड पानी में थे। फिर तो हंगामा मच गया। चारों नशेड़ी माता पिता मुझ पर चिल्लाने लगे, तूने हमारे बच्चों को डुबो दिया। वो ये भी गुस्से में थे कि 2 बच्चों ने उनके आईफोन से प्रैंक की वीडियो बनाई थी, जो अब पूल के तल में थे। विक्रम ने फोन निकालने की कोशिश की, पर उसकी तोंद और नशा आड़े आया। कोई और मदद को नहीं आया, क्योंकि रानी और पूजा सबको गालियां दे रही थीं। तूने मेरे बेटे को मार डाला, रानी चीखी, उसका मस्कारा बह रहा था। पूजा ने जोड़ा, तूने देखा वो आ रहे थे,
और तू हट गया। क्या राक्षस है तू, मैंने गुस्से में जवाब दिया। वो मुझे धक्का देना चाहते थे। मेरे कपड़े, मेरा फोन, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। संजय चिल्लाया, फोन की पड़ी है, ये बच्चे हैं बे। मैंने बहनों को लताड़ा। अपने बच्चों को संभालो, मेरी गलती नहीं। शायद उन्हें सिखाओ कि बड़ों पर हमला न करें। ये बात आग में घी डाल गई। पूजा ने तंज कसा, तुझे क्या पता बच्चों की परवरिश। शुक्र है तू बाप नहीं बना। तभी विक्रम मुझ पर उंगली तानते हुए नशे में लड़खड़ाया और मुंह के बल कंक्रीट पर गिर पड़ा। खून बहने लगा। मैंने राधिका से कहा, बस अब चलते हैं। वो हमारा सामान समेट रही थी। पापा अपने जकूजी से नहीं हिले, बस भौहें उठाकर बियर पीते रहे। जाते वक्त बोले, दिवाली पर मिलेंगे। मैंने कहा, अगर ये लोग होंगे तो नहीं। 1 महीने बाद पता चला मेरे भतीजे भांजिया तो अच्छे तैराक हैं। पापा ने बताया, दीपक तो स्विमिंग टीम में है। रिया को भी पानी से प्यार है। रानी और पूजा ने ड्रामा किया था मुझे बदनाम करने के लिए। पार्टी के बाद विक्रम को टाके लगवाने पड़े और पापा को 3 घंटे हॉस्पिटल में बर्बाद करने पड़े। रानी और पूजा ने ग्रुप चैट में मुझे और राधिका को खूब कोसा, स्वार्थी, बच्चों से नफरत करने वाले। हमने सबको ब्लॉक कर दिया। मम्मी ने फोन पर रोते हुए कहा, मैंने कभी नहीं देखा वो इतने गुस्से में। अगले दिन पापा ने बहनों और उनके पतियों को बुलाकर डांट पिलाई। 2 घंटे की बहस के बाद मम्मी के फोन से एक आधा अधूरा सॉरी आया। हम बहक गए, माफ कर दो। राधिका ने गुस्से में देखा, पर मैंने सिर्फ थैंक्स कहा और बात खत्म की। लेकिन रात को मैंने उन्हें अनब्लॉक किया और तभी संजय ने मैसेज किया, 2 आईफोन 1.5 लाख शुक्रवार तक पेटीएम कर दे। मैंने जवाब दिया, कभी नहीं। स्क्रीनशॉट पापा को भेजा और कहा, हम नो कांटेक्ट कर रहे हैं। फिर सबको दोबारा ब्लॉक। पापा ने उन्हें खूब सुनाया। मैंने कहा, बच्चों जैसे बर्ताव कर रहे हो। पापा ने भतीजों को घर आने से मना कर दिया। मम्मी की बेबीसिटिंग बंद और हमारी हिमाचल वाली हवेली का इस्तेमाल भी बैन कर दिया। ये हवेली असल में मेरी और राधिका की थी, जो हमने मम्मी पापा के लिए खरीदी थी। रानी और पूजा को ये बात पता नहीं थी और वो इसे अपने दोस्तों के साथ वीकेंड के लिए यूज करती थीं। पापा ने गलती से बता दिया और वो भड़क गईं। 1 महीने बाद नो कांटेक्ट ने हमारी जिंदगी को सुकून दे दिया। राधिका ने कहा, तू अब फोन कम चेक करता है और नींद भी अच्छी आ रही है। हमने हवेली मम्मी पापा के लिए खरीदी थी, पर अब वो इसे कम यूज करेंगे। पापा ने लॉक कोड बदल दिया, सिर्फ हमें और उन्हें एक्सेस है। रानी और पूजा अब भी ड्रामा कर रही हैं, पर हमने फोन ब्लॉक रखे। मम्मी अब बच्चों से उनके घर जाकर मिलती हैं, कहती हैं, 5 बच्चे एक साथ होते हैं तो तनाव होता है। पापा ने एक किताब पढ़ी जो सालों बाद हुआ। शायद वो पुराने ड्रामे से तंग आ चुके थे। 2 हफ्ते बाद कुछ फाइनेंशियल बातें साफ कर दूं। मम्मी पापा पैसे संभालने में कमजोर हैं। मैं सालों से उनका टैक्स करता हूं। उनका घर लोन फ्री है, थोड़ा सा कर्ज, सोशल सिक्योरिटी और पापा की पेंशन है। लेकिन रानी और पूजा सोचती हैं कि मम्मी पापा करोड़पति हैं और मुझे पैसे की जरूरत नहीं, तो सारा माल उन्हें मिलेगा। वो खुद कभी बचत नहीं करती। रानी और संजय ने अपनी औकात से बाहर जिंदगी जी। मैक मैंशन, स्विमिंग पूल, क्लब मेंबरशिप और सोशल मीडिया पर वेकेशन की फोटो। अब पता चला उनके क्रेडिट कार्ड फुल हैं, गाड़ी की ईएमआई बाकी और एक गाड़ी जब्त होने वाली है। बम तब फटा जब मम्मी ने बताया कि रानी पिछले 3 साल से हमारी हवेली को किराए पर चढ़ा रही थी। हर वीकेंड 20 से 30 हजार और हफ्ते में 50 से 60 हजार। अब हवेली बंद होने से उसका धंधा चौपट। पूजा को भी इसकी खबर थी, शायद उसने भी ऐसा किया। मम्मी ने रोते हुए बताया, वो हमारी ट्रिप की फोटो यूज करके लिस्टिंग करती थी, अब वो मुझसे पैसे मांगने की फिराक में है। गुरुवार को वो मेरे घर के बाहर खड़ी थीं। मैंने उन्हें अंदर बुलाया, वरना मोहल्ले में तमाशा हो जाता। रानी बोली, हवेली दोबारा खोल दो, बच्चों को फैमिली टाइम चाहिए। फिर असली बात आई, पैसे। तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए दे दो। मैंने पलटकर कहा,
तुमने मेरी हवेली किराए पर चढ़ाकर फ्रॉड किया। फिर हंगामा, रोना, चीखना, गालियां। रानी चिल्लाई, बच्चों की परवरिश का तुझे क्या पता, सब कुछ महंगा है। पूजा ने इमोशनल कार्ड खेला, तुझे अपने भतीजों की फिक्र नहीं। मैंने साफ कहा, तुम्हारी गलतियां मेरी जिम्मेदारी नहीं। 1 महीने बाद मम्मी पापा ने हवेली की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। कहते हैं, हम तंग आ चुके हैं। मैं निराश हूं क्योंकि वो जगह उनके लिए थी। मैंने गेट पर भारी ताला लगाया, डोर कोड बदले, सिक्योरिटी कैमरे लगाए और वाटर वाल्व लॉक कर दिया। मेरा प्रॉपर्टी मैनेजर दयाल, रिटायर्ड पुलिस वाला, अब नजर रखता है। संजय ने पिछले हफ्ते मेरे ऑफिस फोन किया, चिल्लाया कि वो गेट तोड़ देगा। उसने कबूल किया कि वो हवेली किराए पर चढ़ाता था। मैंने साफ मना कर दिया। विक्रम ने कहा, पूजा रो रही है, बच्चे हवेली मिस करते हैं। मैंने जवाब दिया, ये तुम्हारी परवरिश का मसला है। मैं हवेली बेचने की सोच रहा हूँ। राधिका ने सुझाया, किराए पर चढ़ाओ, मम्मी पापा यूज कर सकेंगे। मेरे और बहनों के बीच कोई बात नहीं। मम्मी ने बताया, दीपक ट्रैवल फुटबॉल में है, रिया ने साइंस फेयर जीता। बच्चों से मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर उनके मम्मी पापा की हरकतें बर्दाश्त नहीं। 2 हफ्ते बाद रानी और पूजा मम्मी पापा पर दबाव डाल रही हैं कि मैं हवेली थैंक्सगिविंग के लिए खोल दूं। ये उनकी परंपरा थी, पर मैं और राधिका सिर्फ एक बार गए थे। पापा ने कहा, एयरबीएनबी बुक करो, पैसे बांट लो। रानी के पास पैसे नहीं, तो प्लान फ्लॉप। हम राधिका के मम्मी पापा के यहाँ जा रहे हैं। बहनें नए नंबरों से फोन कर रही हैं। मम्मी उदास हैं, बच्चों को लगता है तुम उनसे प्यार नहीं करते। पापा ने कहा, हवेली मत बेचो, हम कभी कभी यूज करेंगे। मेरा एजेंट बोला, 1-2 साल रुको, 20% वैल्यू बढ़ेगी। थैंक्सगिविंग के बाद सब कुछ तहस-नहस। संजय और विक्रम ने हवेली में सेंधमारी की और पकड़े गए। उन पर सेंधमारी, प्रॉपर्टी डैमेज और धमकी देने के इल्जाम लगे। मैंने चार्जेस हटाने से मना किया जब तक वो सारा नुकसान नहीं भर देते। थैंक्सगिविंग के अगले दिन उन्होंने गेट की चेन एंगल ग्राइंडर से काट दी। हम राधिका के मम्मी पापा के साथ डिनर कर रहे थे, तभी दयाल का कॉल आया। कैमरों में 2 आदमी चेन काटते दिखे। वो मेन डोर का ताला तोड़ने की कोशिश में थे, फिर यूटिलिटी डोर से घुसे। बार में भी तोड़फोड़ की। बाहर निकलते ही शेरिफ और दयाल ने पकड़ लिया। वो झूठ बोल रहे थे कि मेरी परमिशन थी, पर टूटी चेन और नशे की हालत ने उन्हें धर लिया। संजय ने धमकी दी, जेल से निकलकर तुझे ऐसा पीटूंगा कि चल न पाए। मेरी बहनें पागल हो गईं, वकील ढूंढने लगी, पर रानी के पास पैसे नहीं थे। मैंने शेरिफ को कहा, मैं हर चार्ज लगवाऊंगा। मम्मी रो रही थी, हमारा परिवार क्यों टूट रहा है। मैंने कहा, मम्मी ये क्राइम है, परिवार का मसला नहीं। राधिका ने कहा, इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। 5 दिन बाद गुरुवार को मेरे ऑफिस में एक लिफाफा आया, संजय और विक्रम का माफी लेटर और 3.5 लाख का चेक। हमने गलती की, नुकसान भर देंगे, चार्जेस हटवाओ, उन्होंने लिखा। मेरा वकील रोहन सेटलमेंट तैयार कर रहा है, नो कॉन्टैक्ट क्लॉज, नुकसान का पैसा और उल्लंघन की सजा। दयाल का अनुमान है 3 लाख का नुकसान हुआ, ज्यादातर मेन डोर का। वकील ने बताया, संजय ने कबूल किया कि रानी ने उकसाया, पर दोनों गलत थे। मैं चार्जेस हटवाने को तैयार हूं, पर ट्रेसपासिंग का चार्ज रहेगा। 5 दिन बाद मंगलवार को सेटलमेंट तैयार हुआ। मैंने और राधिका ने साइन किया। बहनों ने 2 लाख की लीगल फीस देने से मना किया, पर रोहन ने साफ कहा, ये निगोशिएशन नहीं, वरना कोर्ट में मिलो। विक्रम ने बहनों को चुप कराया, हम जेल से बच रहे हैं, चुप रहो। उन्होंने 1.8 लाख का और चेक दिया। मैं हवेली देखने गया, टूटा हुआ मेन डोर, चेन पर निशान और अंदर गंदगी। गुस्सा तो बहुत आया, पर दोस्त ने समझाया, शांति के लिए सेटल कर ले। दा ने ट्रेसपासिंग को छोड़ बाकी चार्जेस हटाने को मंजूरी दी। सेटलमेंट में नो कॉन्टैक्ट क्लॉज है, अगर हम एक जगह हों तो बाद में आने वाला जाएगा। किराए का पैसा वो रख सकते हैं, पर टैक्स की दिक्कत हुई तो वो भरेंगे। राधिका ने कहा, मुझे हमारी शांत जिंदगी चाहिए,
साइन करते वक्त मुझे सुकून मिला। हक, लालच और खराब कम्युनिकेशन ने परिवार को तोड़ दिया। हवेली जो मम्मी पापा के लिए शांति का ठिकाना थी, जंग का मैदान बन गई। 3 महीने पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे जीजा जेल जाएंगे या मुझे बहनों से नो कांटेक्ट करना पड़ेगा। राधिका ने पूछा, क्या हम कभी सुलह करेंगे? मैंने कहा, शायद, पर जब तक वो अपनी गलती न माने। नहीं, पापा ने अप्रैल में फिशिंग ट्रिप का प्लान बनाया। मम्मी पापा अब अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मम्मी बुक क्लब ज्वाइन कर रही हैं। पापा बच्चों को मछली पकड़ना सिखाएंगे। हम यूरोप वेकेशन प्लान कर रहे हैं। हवेली अब सही लोगों के लिए रहेगी जो उसकी कदर करें। इटली में मम्मी पापा को बुलाएं, राधिका ने सुझाया। बिल्कुल, मैंने कहा। जिंदगी छोटी है, ड्रामे के लिए नहीं। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई और तुम चाहते हो और ज्यादा रोमांचक कहानियाँ सुनना, तो भूलना मत उस सब्सक्राइब बटन को दबाना और नोटिफिकेशंस को ऑन करना। तुम सबसे पहले जानोगे जब नई कहानी आएगी। अपनी सीट के किनारे पर बने रहो।